तो भाई अगर आप लोग बीजीएमआई या फिर पबजी मोबाइल में प्रो प्लेयर बनना चाहते हो तो आपको गेम की हर एक सेटिंग के बारे में ना प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आज के समय में अपनी गेम में इतनी सारी नई नई सेटिंग्स आ चुकी हैं जिसके बारे में बंदों को पता ही नहीं है। जैसे कि कुछ सेटिंग से भाई आप लोगों का गेम प्ले फास्ट हो जाएगा, कुछ सेटिंग से आप लोगों का गेम का लैग कम हो जाएगा, कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जो कि आपको एनिमीज की लोकेशन पता लगाने में हेल्प करती है, तो कुछ ऐसी सीक्रेट सेटिंग्स हैं जिनके बारे में बंदों को आइडिया ही नहीं है और बहुत यूजफुल सेटिंग्स है। तो गाइस पूरी वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बीजीएमआई और पबजी मोबाइल की हर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं गेम में दो तरह की सेटिंग्स होती है। एक होती है बेसिक कंट्रोल्स जो कि आपकी क्लॉज सेटअप के हिसाब से आप लोगों को एडजस्ट करनी होती है, और दूसरी होती है एडवांस सेटिंग्स जिससे कि भाई आपकी गेम में नए फीचर्स ऑन हो जाते हैं जिनसे कि भाई आप लोगों को गेम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक कंट्रोल्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल्स की विजिबिलिटी बढ़ा देता हूं ताकि भाई आप लोगों को समझने में आसानी हो। ओके, तो बेसिक कंट्रोल्स में आने के बाद सबसे पहली जो सेटिंग होती है वो होती है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। तो अगर ये आपका ऑलवेज ऑन पे है ना तो आपकी स्क्रीन पे दो फायर बटन आप लोगों को मिलेंगे, एक होगा लेफ्ट साइड और एक होगा राइट साइड। अब इन दोनों के ही ना अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो हैंड कैम में देखो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। लेफ्ट वाले फायर बटन से आप सिर्फ और सिर्फ फायर कर सकते हो, एम नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप अपनी फिंगर यहां पे ड्रैग करोगे लेफ्ट साइड वाले फायर बटन पे तो आपका एम नहीं हिलेगा। लेकिन राइट साइड वाला जो फायर बटन होता है ये होता है एम प्लस फायर। मतलब कि अगर आप राइट वाले फायर बटन पे ड्रैग करोगे ना अपनी फिंगर तो आपका एम भी मूव करेगा। होता ही है कि जब आप इसको डिसेबल पे कर देते हो ना तो आपका जो लेफ्ट साइड का फायर बटन होता है वो हो जाता है यहाँ पे गायब। तो जो आपका राइट साइड वाला फायर बटन था वही रहता है। अब ये वाली सेटिंग ना उन लोगों के लिए यूजफुल है जो क्लोज सेटअप वगैरह नहीं खेलते, जो थंब पे खेलते हैं और उनका भाई एक ही फायर बटन इनफ होता है, वो इसको कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्कोप ऑन पे करोगे तो स्कोप ऑन करने के बाद ही आपका लेफ्ट वाला फायर बटन आएगा। अब सुनो, अगर आप लोग मेरी तरह क्लोज सेटअप खेलते हो तो आपको इसको हमेशा ऑलवेज ऑन पे रखना है, और जो आपका लेफ्ट साइड वाला फायर बटन था ना उसको आपको रखना है ऊपर, और जो आपका राइट साइड वाला फायर बटन था उसको कभी भी आपको ऊपर नहीं ले जाना है। अब उसका मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूं। देखो, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा लेफ्ट साइड वाला फायर बटन था ना मैं इसको नीचे ले जाता हूं, और जो मेरा राइट साइड वाला फायर बटन था इसको मैं ले जाता हूं ऊपर। और अब देखना यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी। अब हैंड कैम में ध्यान से देखो क्योंकि राइट वाला फायर बटन एम के लिए भी होता है, तो अगर मेरी इंडेक्स फिंगर हल्की सी भी मूव हो रही है ना तो यहाँ पर मेरा पूरा एम खराब हो जा रहा है। तो इसीलिए आपको कभी भी राइट वाला फायर बटन ना ऊपर इंडेक्स फिंगर पे नहीं लगाना चाहिए, लेफ्ट वाला फायर बटन यूज करना चाहिए। और अगर आप लोगों को राइट साइड वाले फायर बटन की जरूरत नहीं है और आप लोग चाहते हो कि भाई ये आपकी स्क्रीन से गायब हो जाए तो सिंपली इस राइट वाले फायर बटन पर क्लिक करो और आपकी स्क्रीन के सेंटर में ना एक हाइड एंड डिसेबल का बटन होगा, तो इस पर टिक कर देना तो आपका ये वाला बटन गायब हो जाएगा। तो अब बात करते हैं स्कोप सेटिंग्स की। तो अगर आप लोग स्कोप मोड को टैप पर करते हो तो आपको स्कोप खोलने के लिए या फिर स्कोप बंद करने के लिए अपने स्कोप बटन पे बार बार टैप करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा स्लो होता है, इसमें आप लोगों का गेम प्ले स्लो रहेगा। लेकिन भाई अगर आप लोग 2 फिंगर खेलते हो या 3 फिंगर क्लो पे खेलते हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग इसको टैप पर करके खेलो। लेकिन गाइस अगर आप लोग 4 फिंगर क्लो खेलते हो या फिर मेरी तरह 5 फिंगर क्लो खेलते हो तो आप लोगों को इसको रखना है होल्ड पर। अब होल्ड पे क्या होगा कि आप लोग जब तक स्कोप बटन पर क्लिक करोगे तब तक ही आपका जो है स्कोप खुलेगा, और जैसे ही आप अपने स्कोप बटन से हाथ हटा दोगे एकदम बंद हो जाएगा। तो यार मतलब ये टैप वाली सेटिंग्स के कंपेयर में ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन भाई इसको आप 4 या 5 फिंगर क्लो पर ही यूज कर सकते हो। 2 फिंगर क्लो में तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते आप इस सेटिंग को। और अगर आप इसको मिक्स पर क्लिक कर देते हो तो आपका जो स्कोप बटन है ना वो टैप पे भी काम करेगा और होल्ड पे भी काम करेगा। तो भाई अगर आप लोग 2 फिंगर क्लो खेलते हो तो आप इसको मिक्स पे ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपके लिए ज्यादा बेटर काम करे। अगली सेटिंग है कैम रोटेशन वाइल एरियस। तो जब आप इस सेटिंग को एनेबल करते हो तो जो आपका स्कोप बटन है वो एम के लिए भी काम करेगा। यानी कि अगर आप स्कोप बटन के ऊपर अपनी फिंगर ड्रैग करोगे तो आपका एम हिलने लगेगा, लेकिन अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो तो स्कोप बटन के ऊपर आप अपनी फिंगर ड्रैग करोगे तो आपका एम नहीं हिलेगा। अब देखो गाइस, आपको इसको एनेबल सिर्फ तभी रखना है जब आपका स्कोप बटन आपके थंब पर हो, क्योंकि थंब से आप एम करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका मेरी तरह क्लोज सेटअप है और आपका स्कोप बटन ऊपर है तो भाई आपको उस केस में इसको डिसेबल रखना है, नहीं तो भाई आपका एम चोक होगा। और हाँ गाइस, अब कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि बीजीएमआई का ऑफिशियल पार्टनर यूनिपिन लेकर आ गया है इंडिया के लिए कुछ एक्सक्लूसिव पैक। अगर आप एक नए यूजर हो तो ये सुनो, साइन अप करो यूनिपिन पे और ये वाला कोड यूज करना, और अब आप जीत सकते हो यूनिपिन पे 65,000 तक के यूनिपिन क्रेडिट, जिससे कि आप बीजीएमआई में यूसी या फिर वैलोरेंट में पैक्स खरीद सकते हो। और भाई अब तो बीजीएमआई में ये मम्मी सूट भी आ चुका है, तो यूनिपिन पे जाके कोई भी पैक सिलेक्ट करो और उसको परचेज करते ही आपको मिलेगा 10% तक का कैशबैक। लेकिन याद रहे कैशबैक सिर्फ तभी मिलेगा जब आप यूनिपिन क्रेडिट्स के थ्रू पेमेंट करोगे। यहाँ तक कि मैं भी यूसी खरीदने के लिए यूनिपिन का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि यूसी खरीदने के लिए यूनिपिन से ज्यादा अच्छी डील्स और कहीं मिलती ही नहीं है। साथ में बीजीएमआई का ऑफिशियल पार्टनर भी है। तो भाई देख क्या रहे हो, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को यूनिपिन का लिंक मिल जाएगा। तो अब नो बहाना, ओनली
यूनिपिन को है अपनाना। तो अपनी अगली सेटिंग आ जाती है क्विक स्कोप स्विच। तो इस सेटिंग को अगर आपने डिसेबल किया हुआ है तो आपको जब भी अपना स्कोप चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको ना बार बार अपना बैक खोलना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना स्कोप चेंज करोगे, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए आपको सिंपली सेटिंग में जाके क्विक स्कोप स्विच वाले ऑप्शन को एनेबल कर लेना है, और जैसे ही आप ऐसा करोगे आपकी स्क्रीन पे एक बटन आ जाएगा जिससे कि भाई आप अपने स्कोप्स यहाँ पे चेंज कर सकते हो बिना बैकपैक खोले। अपनी अगली सेटिंग आ जाती है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। तो इसको आपको हमेशा होल्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको टैप पे रखोगे ना तो जब भी आपको यहाँ पे अपना जो भी स्कोप का साइज है वो चेंज करना है, जैसे मुझे 6x को 3x में कन्वर्ट करना है, तो पहले भाई मैं एडजस्ट बटन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद टैप करने के बाद उसको भाई एडजस्ट करूंगा। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप बिक्सीओबी की वीडियो देखते हो तो आपको पता है कि भाई इसको होल्ड पे रखना है। अब होल्ड पे रखने के बाद भाई आपको टैप वगैरह कुछ नहीं करना है, सीधा भाई इसको स्लाइड कर देना है और भाई आप यहाँ पे अपने स्कोप को कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे कि भाई आप लोगों को काफी समय बच जाएगा। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अपने क्लोज सेटअप के हिसाब से पीक्स की क्या सेटिंग रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टैप मोड की, तो अगर आप पीक्स को टैप पे रखते हो तो सेम वही वाला होगा भाई, एक बार टैप करोगे तो पीक होगी, दूसरी बार टैप करोगे तो पीक हट जाएगा। और पीक्स को टैप पर रखने का ना एक डिसएडवांटेज भी होता है। सोचो आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां पे भाई आपको बहुत ही कम समय के लिए पीक करना है। अब ऐसे में अगर आप लोगों ने अपने पीक मोड को टैप पे रखा हुआ है तो आपको पीक बंद करने के लिए दोबारा बटन दबाना पड़ेगा, और इतने में भाई सामने वाला बंदा आपको अच्छा खासा डैमेज दे देगा। तो भाई इसीलिए जितने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं ज्यादातर सभी होल्ड पे रख के इसको खेलते हैं। बट भाई अगर आप लोग 2 या 3 फिंगर क्लो खेलते हो तो आपकी मजबूरी है, आपको इसको टैप पर ही रख के खेलना पड़ेगा। बात करें होल्ड की, तो इसमें स्क्रीन पे पीक बटन को जैसे ही छोड़ोगे एकदम से आपकी पीक बंद हो जाएगी, तो कम समय लगता है काफी पीक बंद होने में, तो पीक्स काफी फास्ट हो जाती है। तो अगर आप लोग 4 या 5 फिंगर क्लो खेलते हो तो आपको इसको होल्ड पर ही रख के खेलना चाहिए। बाकी मिक्स्ड में आप लोगों का यहाँ पे टैप और होल्ड दोनों की तरह ही काम करेगा, तो आप इसको भी यूज करके देख सकते हो। अब अपनी अगली सेटिंग होने वाली है पीक एंड ओपन स्कोप। तो इस वाली सेटिंग को ऑन करने के बाद आप जैसे ही अपना पीक बटन दबाओगे अपने आप आपका स्कोप भी ऑन हो जाएगा। अब ये वाली सेटिंग उन लोगों के लिए सही रहती है जो लोग 2 फिंगर क्लो खेलते हैं, लेकिन भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको ऑफ करके खेलना। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे मैं क्लोज रेंज में पीक कर रहा हूं, और अगर यहाँ पे मैंने स्कोप खोला होता तो मैं उस सामने वाले बंदे को नहीं मार पाता, क्योंकि क्लोज रेंज में अगर आप लोग स्कोप ऑन कर देते हो ना तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आप सामने वाले बंदे से मर जाते हो। और दूसरा रीजन ये है कि भाई आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब भी हम किसी बॉक्स के पीछे बैठे होते हैं तो सामने वाला एनिमी हमें इजिली मार देता है, पता नहीं उसको कैसे हम विजिबल होते हैं। बट अगर आप ऐसे में पीक कर देते हो ना तो आपका हेड थोड़ा सा नीचे हो जाता है, तो सामने वाला बंदा आपको नहीं मार पाता। अब ऐसे में अगर आपने पीक एंड ओपन स्कोप वाली सेटिंग ऑन कर रखी है तो भाई आप जैसे ही पीक बटन दबाओगे कवर लेने के लिए आपका स्कोप ऑन हो जाएगा और आप सामने वाले बंदे को देख ही नहीं पाओगे, और ऐसे में हो सकता है कि भाई आप उस सिचुएशन में मर जाओ। तो ऐसे में भाई आप लोगों को ना पीक एंड ओपन स्कोप ऑफ रखना चाहिए। बट हाँ, अगर आप लोग 2 फिंगर क्लो खेलते हो तो भाई आप लोगों को इसको एनेबल ही रखना चाहिए। अब बात करते हैं कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग की। तो भाई इसका मतलब ये होता है कि भाई जो आपके पीक वाले बटन है ना, अगर आप इसको एनेबल करोगे तो पीक वाले बटन से आप एम भी कर सकते हो, बट डिसेबल करोगे तो आप एम नहीं कर सकते। अभी आप लोग हैंड कैम में देखो अच्छे से समझ जाओगे। अभी मैंने कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग ऑफ की हुई है, और अभी आप लोग देख सकते हो पीक बटन के ऊपर अगर मैं अपनी फिंगर ड्रैग भी कर रहा हूं ना तो मेरा एम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं सेटिंग को एनेबल कर देता हूं तो यहां पे अभी आप लोग देख सकते हो पीक बटन से मेरा एम भी मूव हो रहा है। तो अब अगर आपकी पीक बटन आपके थंब पे हैं तो आप इसको एनेबल रख सकते हो। बाकी अगर आपकी पीक बटन आपके इंडेक्स फिंगर पे यानी कि ऊपर रखते हो पीक बटन को, तो आपको इसको हमेशा ऑफ ही रखना है। अब बात करते हैं एडवांस कंट्रोल्स के बारे में। तो भाई 95% बंदे ना इन सेटिंग्स को गलत करके खेलते हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे जंप एंड क्लाइम की बात करें अगर, तो भाई इसको आपको कभी भी मर्च पे रख के नहीं खेलना है, क्योंकि मान लो सामने बंदा है, ठीक है, आप कवर के पास फाइट ले रहे हो। अब जैसे ही आप सामने वाले बंदे पे जंप शॉट देने का ट्राई करोगे आपका कैरेक्टर भाई कवर पे वोल्ट कर जाएगा और आपकी फायरिंग भी रुक जाएगी और सामने वाला बंदा आपको इजिली मार देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको कर देना है आपको सेपरेट पे, और जैसे ही आप इस सेटिंग को सेपरेट पे करोगे भाई आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे 2 जंप के बटन, एक होगा जंप के लिए और दूसरा होगा वोल्ट के लिए। अब यहाँ पे आपको फाइट के दौरान ना जंप वाला बटन दबाना है, और भाई आपका कैरेक्टर कवर के पास खड़े होने के बाद भी क्लाइम नहीं करेगा, और अब फायर करते हुए सामने वाले एनिमी को बहुत ही आराम से मार पाओगे। लेकिन भाई अगर आप चाहते हो कि भाई आपको सामने किसी कवर के ऊपर वोल्ट करना है तो ये जो दूसरा बटन है ना, आप इस वाले बटन को दबा सकते हो, इससे भाई आपका कैरेक्टर वोल्ट करेगा। अब गाइस कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि भाई आप सामने वाले बंदे पे रश करने जा रहे हो, और रश करते समय जैसे ही आप गन स्विच करते हो ना, आपकी गन हो जाती है सिंगल मोड पे और सामने वाला बंदा आपकी पेटी बना देता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भाई जो आपका फायरिंग मोड डिस्प्ले बटन होता है ये दूसरी वाले गन के स्लॉट के ऊपर या तो ओवरलैप कर रहा होता है या उसके बहुत ज्यादा करीब होता है, और ऐसे में भाई आप इसकी लोकेशन भी चेंज नहीं कर पाते, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आप एडवांस कंट्रोल में जाते हो और आप फायरिंग मोड डिस्प्ले बटन को सेपरेट कर देते हो,
अब जाके भाई आप जो है इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो दोनों ही वो है ना आपके फायरिंग मोड स्प्लिटन, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर कर दो, क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही गन यूज करोगे और एक टाइम पे आपको एक ही बटन शो होगा, तो भाई आप लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और अब आपके साथ कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी रश करते समय कि भाई आपकी गन सिंगल पे हो गई या कुछ हो गया। आप इजीली गन स्विच कर सकते हो और जब चाहो अपनी फायरिंग मोड बटन्स भी चेंज कर सकते हो। अब अपनी अगली सेटिंग होने वाली है क्विक थ्रो। तो मैं आपको बता देता हूं कि नॉर्मली जब भी हम ग्रेनेड वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो भाई नेड हाथ में लेना होता है, एंड देन उसके बाद हम अपना फायर बटन दबाते हैं, जिसके बाद भाई हम आगे नेड या फिर स्मोक या फिर मॉली कुछ भी फेंक पाते हैं। लेकिन भाई अगर आप क्विक थ्रो वाले फीचर को एनेबल कर देते हो तो उसके बाद आप नॉर्मली फायर बटन से तो नेट कर ही सकते हो, साथ में भाई अभी मेरे हैंडकैम में देखो जो नेट सेलेक्ट करने वाला बटन होता है ना, उसको अगर आप होल्ड करे रखोगे यानी कि दबाए रखोगे तो उससे भी आप नेट कर सकते हो। अब यार वैसे नाम इसका क्विक थ्रो है, लेकिन यार इसमें ना ज्यादा टाइम लगता है, मतलब अगर आप लोग फायर बटन से नेट करोगे ना तो कम समय में नेट हो जाता है। तो मुझे ये फीचर कुछ ज्यादा यूजफुल तो नहीं लगा, बट अगर आप लोग चाहो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब अपनी अगली सेटिंग होने वाली है एफपीपी स्वैप। तो भाई इसको आपको एनेबल कर देना है और अब आपकी स्क्रीन पर एक एफपीपी वाला बटन आ जाएगा, तो इसको दबाते ही आप एफपीपी में स्विच कर जाओगे और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैं टीपीपी करता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखाई देता अंदर का, और जैसे ही मैं इसको एफपीपी पे कर देता हूँ अंदर का पूरा क्लियर व्यू आता है। अगर कोई अंदर कैंप वैम्प कर रहा होगा तो मैं उसकी लोकेशन अच्छे से देख सकता हूँ। और दरवाजों में अंदर घुसते समय या फिर खिड़कियों से अंदर घुसते समय भाई ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो भाई इस वाले फीचर का यार इस्तेमाल करा करो, बहुत ज्यादा काम की चीज है। अगली सेटिंग है एफपीपी डायनेमिक होल्डिंग। तो आपको इसको हमेशा एनेबल रखना है, क्योंकि जैसे देखो अभी मैंने डिसेबल किया है तो देखो मेरा बंदा कितनी ऊपर गन पकड़ रहा है। लेकिन भाई अगर यहाँ पे मैं इसको एनेबल कर देता हूं ना तो देखो बंदा अभी गन पूरा नीचे पकड़ रहा है, जैसे ही फायर कर रहा हूं गन ऊपर आ जा रही है, लेकिन फायरिंग बंद कर दे ना गाइस गन एकदम से नीचे हो जा रही है और यहाँ पे मुझे बेटर व्यू मिल रहा है। तो भाई इसको आपको हमेशा एनेबल रखना है, बट वहीं पे अगर ऑफ करोगे ना तो फायरिंग करो या ना करो भाई बंदा आपका गन ऊपर ही पकड़ेगा और आपको अच्छे से क्लियर व्यू नहीं मिलेगा। अब अपनी अगली सेटिंग हो जाती है टीपीपी व्यू। तो जब आप इसको 80 रखते हो तो आपको व्यू कम मिलता है, लेकिन जब आप इसको 90 कर देते हो तो आपको व्यू बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन भाई इसमें और भी ज्यादा डिफरेंस है, जैसे कि भाई अगर आप इसको 80 पे रखोगे तो आपको व्यू कम मिलेगा, लेकिन भाई आपको एम करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको सामने वाला जो बंदा है ना वो थोड़ा बड़ा दिखता है। लेकिन अगर आप 90 पे कर दोगे तो आपको व्यू ज्यादा मिलेगा, लेकिन सामने वाला बंदा आपको छोटा दिखेगा, जिसकी वजह से भाई आपको एम करने में दिक्कत हो सकती है। तो ये वाली चीज जो होती है प्रीफरेंस पे होती है कि भाई आपको किस पे ज्यादा अच्छा लग रहा है खेलना। जैसे कि मैं 90 पे रख के खेलता हूँ क्योंकि मुझे 90 पे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये आपके ऊपर है, आप जो चाहो उतना रख सकते हो। अब इस टीपीपी व्यू की तरह ना एक एफपीपी व्यू भी होता है। तो यहाँ पे एफपीपी व्यू आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने 80 किया तो मुझे अभी इतना कम एरिया दिख रहा है, वहीं पे 103 किया तो भाई मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो भाई आप लोगों को ना एफपीपी व्यू हमेशा पूरा फुल मैक्स करके रखना चाहिए, क्योंकि भाई इससे आपको ज्यादा व्यू मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं स्प्रिंट सेंसी की। तो स्प्रिंट सेंसी में बंदों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो अभी मैंने स्प्रिंट सेंसी कर दिया 0%। अब जो आपको यहाँ पे मेरा स्प्रिंट बटन दिखाई दे रहा है ना जोस्टिक के ऊपर, अब जब तक मैं इस बटन तक अपने जोस्टिक को ड्रैग नहीं करूंगा मेरा कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं भागेगा, बहुत स्लो काम करेगा। और जैसे ही मैं स्प्रिंट बटन तक अपने जोस्टिक को ड्रैग करूंगा मेरा कैरेक्टर भागने लगेगा। तो इसमें यार काफी दिक्कत होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको 50% कर दूं तो जो ये डिस्टेंस है ना स्प्रिंट सेंसी से जोस्टिक का, जब मैं इसका 50% कवर करूंगा तब मेरा कैरेक्टर भागने लगेगा, उससे पहले नहीं भागेगा। तो 50% भी काफी कम है। तो और बढ़ा के देखते हैं, चलो मैं 100% कर देता हूं। अब अगर मैंने अपना स्प्रिंट बटन 2 किलोमीटर दूर भी रख दिया ना, तो भी अगर मैं अपनी जोस्टिक को हल्का सा भी छू दूंगा या हल्का सा भी आगे कर दूंगा मेरा कैरेक्टर सीधा भागने लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। क्योंकि यार तुम सोचो ना, अगर तुम्हें हल्का सा कवर से बाहर निकलना है और तुम हल्का सा जोस्टिक को छुओ और तुम्हारा कैरेक्टर भागने लग जाए, पूरा कवर के बाहर चले जाए, तो सामने वाला बंदा तो तुम्हें इजीली मार देगा ना भाई। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें स्प्रिंट सेंसी कितनी रखनी है। सबसे पहले तो जो स्प्रिंट बटन है उसको जोस्टिक से कुछ इतनी दूर रखो, और उसके बाद जो आपकी स्प्रिंट सेंसी है ना उसको करीब 75 से लेकर 90 के बीच में कितना भी रख सकते हो। तो मैं 80 पे रख के खेलता हूं, आप चाहो तो 80 पे ट्राई कर सकते हो। अब अपनी अगली चीज होने वाली है मार्क स्टाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अभी देखो सामने अगर कोई टीममेट मेरा मार्क करेगा कि भाई वहां बंदा है, और मैं स्कोप ऑन करके देखूंगा तो देखो वहां पे मुझे सिर्फ मार्क दिख रहा है, बंदा तो दिख ही नहीं रहा, बंदा तो मार्क के पीछे छुप गया। तो अगर मैं इसको क्लासिक की जगह मॉडर्न पे कर दूंगा तो भाई अब देखो अगर यहाँ पे सामने कोई मार्क भी लगाएगा ना तो देखो टारगेट से थोड़ा सा ऊपर मार्क होगा, और जैसे ही मैं फायर बटन दबाऊंगा मार्क हो जाएगा गायब, जिसकी वजह से भाई आप सामने वाले एनिमी को ना इजीली देख सकते हो कि उसकी लोकेशन क्या है और उसको मार भी सकते हो। अब अगली चीज है स्प्रिंटिंग इंटरप्ट पीक मोड। तो ये बाय डिफॉल्ट एनेबल मिलता है। तो इससे होता क्या है कि अगर आपने पीक किया हुआ है और आप गलती से जोयस्टिक को आगे खींच दो ना तो आपकी पीक कैंसिल हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे डिसेबल कर दो, और अभी आप लोग देखोगे कि पीक अगर आप कर रहे हो और आपका बंदा स्प्रिंट भी करने की कोशिश कर रहा है तो आपकी पीक कैंसिल नहीं होगी। अब जब भी आप कुछ इस तरीके से पीक करते हुए डैमेज जोन अंदर करते हो ना, उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है
क्योंकि भाई ऐसे में अगर आप गलती से स्प्रिंट कर देते हो ना तो आपकी पीक कैंसिल हो जाती है, तो आप कर नहीं पाते ये वाली चीज। तो इसीलिए मैं इसको डिसेबल पे करके खेलता हूँ। आप लोग देख लो, अगर आप लोग इस तरीके की पीक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आप भी इसको डिसेबल कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एम असिस्ट की। तो वैसे आप में से ज्यादा लोगों को पता होगा क्या होता है एम असिस्ट, नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको। अगर आपने एम असिस्ट ऑन किया है और आप बंदे से हल्का सा दूर एम रख रखा है आपने, तो आपका एम ऑटोमेटिकली फायर करते ही सामने वाले एनिमी के चेस्ट पे आ जाएगा। और भाई इससे क्या होता है ना कि आपको एम करने में आसानी होती है। तो 99% जो क्लासिक के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो लोग इसको ऑन करके खेलते हैं, जिसकी वजह से भाई उनको थोड़ी हेल्प मिलती है। बट जिन लोगों को अपना गेम प्ले इंप्रूव करना है, जो लोग ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो लोग इसको ऑफ करके खेलते हैं। यहां तक कि मैं भी एम असिस्ट ऑफ करके खेलता हूं, क्योंकि यार मैं पहले कॉम्प पे खेलता था और अब मेरी आदत बनी हुई है एम असिस्ट ऑफ पे खेलने की। और इसका एक रीजन और भी है यार, अगर आपने एम असिस्ट ऑन किया हुआ है ना और आप सामने वाले एनिमी के हेड पे एम रखते हो, तो भाई आपका जो एम असिस्ट है ना वो एनिमी के हेड की जगह एनिमी के चेस्ट पे एम लेके आ जाता है। और आपको पता ही है भाई हेडशॉट्स पे ज्यादा डैमेज पड़ता है, तो इसीलिए भी मैं इसको एम असिस्ट को ऑफ करके ही खेलता हूं। अब अपनी अगली सेटिंग होने वाली है मेन स्क्रीन ऑडियो मार्कर्स। तो जो ये वाली सेटिंग है ना, ये आपको एनिमीज की लोकेशन पता लगाने में हेल्प करता है। वो कैसे, वो बताता हूं। देखो अभी मैंने इस सेटिंग को डिसेबल कर दिया है, तो देखो अभी यहाँ पे बॉट्स का मुझे फुटस्टेप आएगा लेकिन स्क्रीन पे मार्कर नहीं आएगा। देखो अंदर बॉट है, मुझे मार्कर नहीं आ रहा ना। अभी मैं जैसे इसको क्लासिक मोड पे करूंगा, देखो मेरी स्क्रीन पे ना जितने भी बंदे हैं यहाँ पे जिनके फुटस्टेप्स आ रहे हैं